अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई 16 की एक और वीडियो आपके सामने पेश है और इसमें हम लोग सब्सिक्वेंट कॉस्ट के जो रेलेवेंट पैराग्राफ्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये आई 16 में पैराग्राफ नंबर 12, 13 और पैराग्राफ नंबर 14 है। हमने इससे पहले दूसरी चीज़ें डिस्कस करी और एक सीक्वेंस में ये वीडियो चल रही हैं। अब हम सब्सिक्वेंट कॉस्ट को डिस्कस करते हैं कि आई 16 के हिसाब से सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो है वो क्या चीज़ है। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट का जो पहला पैराग्राफ है, पैरा नंबर 12। अच्छा, 12, 13 और 14 ये जो पैराग्राफ्स है इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट कुछ चीज़ें आप लोगों को अभी समझाऊंगा जो मैं ये समझता हूँ कि अभी के लिए काफ़ी होंगी। फिर जब हम सवाल वगैरह कर रहे होंगे और कभी हमें रेफर करना पड़ा पैरा तो हम करेंगे। बोलता है, अंडर द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इन पैराग्राफ नंबर 7 an entity does not recognize in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of the day to day servicing of the item। बोलते हैं कि जैसे कि मैंने पैराग्राफ नंबर 7 में डिस्कस किया था, अगर किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कोई डे टू डे सर्विसिंग की कॉस्ट है तो उसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की यानी कि नॉन करंट की एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। मिसाल के तौर पे लेट से आपने एक गाड़ी खरीदी 8 लाख रुपए की और आप उसकी रोज जो है वो सफाई करवाते हो और सफाई के लिए 200 रुपये 100 रुपये पे करते हो। तो ये जो 200 या 100 रुपये आप डे टू डे सर्विसिंग के लिए पे करते हो, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे बल्कि ये आपका एक्सपेंस होगा। इसकी डबल एंट्री एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट बनेगी रादर देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। रादर दीज कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस एज इनकर्ड। यही बात जो मैंने अभी कही। Cost of day-to-day servicing are primarily the cost of labor and consumables and may include the cost of small parts. The purpose of these expenditure is often described as for the repairs and maintenance of the item of property, plant and equipment। यानी कि वो यही कहता है कि भाई ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, कंज्यूमेबल्स है, लेबर है या कोई छोटे मोटे पार्ट्स की रिपेयर है। तो इन खर्चों को आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस का नाम दोगे और ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है रादर देन के वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बने। Para number 13, parts of some items of property, plant and equipment may require replacement at regular intervals. For example, a furnace may require relining after a specified number of hours of use, or aircraft interiors such as seats and galleys may require replacement several times during the life of the airframe. Items of property, plant and equipment may also be acquired to make a less frequently recurring replacement, such as replacing the interior walls of a building or to make a non-recurring replacement. Under the recognition principle in paragraph number 7, an entity recognizes in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those parts that are replaced is derecognized in accordance with the derecognition provisions of this standard, यानी कि पैरा 67 to 72। अब वो ये कहता है, देखिए पैरा 12 में तो उसने छोटे मोटे एक्सपेंसेस की बात करी, अब वो बड़े एक्सपेंसेस की बात करता है। बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर लेट से कोई एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट जो है ना उसकी सीट्स या उसके इंटीरियर्स को जो है वो उसकी जिंदगी के दौरान बहुत सारी बार तब्दील किया जाता है। या मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लो कि आपने एक गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी 8 लाख की है, ठीक है ना। और उस गाड़ी का नेचर ऐसा है कि हर 5 साल बाद जो इंजन है ना उसकी एक मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, या आप कह लो कि पूरा इंजन पुराना निकालकर नया इंजन लगाना पड़ता है और हर 5 साल बाद ये करना पड़ता है। अब आईएएस ये कहता है कि देखो अगर हर 5 साल बाद कोई बहुत मेजर खर्चा करना पड़ता है, जैसा ना से 8 लाख की गाड़ी है और 1.5-2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का इंजन है जो गाड़ी में लगा हुआ है, और हर 5 साल बाद जो है वो गाड़ी का नेचर ऐसा है कि हर 5 साल बाद वो 3 लाख 2 लाख का इंजन हटाकर नया इंजन इंस्टॉल करना पड़ता है। इस केस में ये जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट है जो कि एसेट का पार्ट बन जाएगी, उसको आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। मिसाल के तौर पर हम बातों को आसान रखने के लिए यूं कहते हैं कि 8 लाख रुपए की जो गाड़ी है ना उसके दो हिस्से हैं। 8 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए जो है उसकी बॉडी के हैं। ये ऐसे ही मैं मिसाल बना रहा हूँ, कोई एक तस्वरी गाड़ी है जिसमें दो हिस्से हैं, एक बॉडी यानी कि दरवाजे, शीशा, मिरर वगैरह, स्टीयरिंग, और 3 लाख रुपए का कोई उसमें जो है ना वो इंजन वगैरह लगता। ठीक है, इस तरह से मैंने ये 8 लाख की जो गाड़ी खरीदी थी वो थी।
अब कुछ साल चलाऊंगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, डेप्रिशिएट तो ये होगी। लेट से 5 साल जब मैंने चलाई तो 5 साल बाद जो है ना इसकी वैल्यू अब 8 लाख नहीं 6.5 लाख रह गई कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है। कुछ लोगों को अगर डेप्रिसिएशन की इल्म नहीं है तो अगले वीडियोस में डेप्रिसिएशन ही डिस्कस करेंगे। यानी कि 5 साल में आपने जो है वो 8 लाख के बजाय 6.5 लाख इसकी कैरिंग अमाउंट हो गई, आपने 1.5 लाख तक की ये गाड़ी को निचोड़ दिया, इस्तेमाल कर दिया, वेयर एंड टेयर की वजह से वैल्यू कम हो गई। जिसमें से लेट से कह लो कि 4 लाख रुपए बॉडी के हैं और 2.5 लाख रुपए जो है ना वो इंजन के हैं। अब ये इंजन नाकारा हो गया, किसी काम का नहीं है, गाड़ी को 5 साल पूरे हो गए और गाड़ी का नेचर ऐसा था कि हर 5 साल पर इंजन को रिप्लेस करना होगा। तो अब मैं ये इंजन निकालूंगा गाड़ी से, ये किसी भी काम का नहीं है, ठीक है ना, और नया इंजन इस गाड़ी में डालूंगा। अब नया इंजन आता है लेट से 4 लाख का आ रहा है, तो आईएएस कहते हैं कि भाई ये अगेन 5 साल चलेगा, तो तुम 6.5 लाख में से पिछला इंजन निकाल दो, यानी कि 2.5 लाख माइनस कर दो, और नया इंजन तुम डाल रहे हो वो 4 लाख रुपए का लगा रहे हो। ये नॉर्मल डे टू डे रिपेयर का एक्सपेंस नहीं है, लिहाजा इसको तुम कॉस्ट में शामिल कर सकते हो। तो 6.5 में से 2.5 निकाला, 4 बचा, 4 में 4 ऐड किया, वापस से 8 लाख पर वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब ये जो डी रिकॉग्निशन की है ना, रिकॉग्निशन का मतलब ऐड करना, 4 लाख रुपए का इंजन ऐड किया कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स भी दी हुई है। ये जो डी रिकॉग्निशन 2.5 लाख की है, इसके लिए जो रेलेवेंट पैराग्राफ्स है वो 67 to 72 है, जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम्पल्स इसने कुछ यहाँ पर दी हुई थी कि भाई इस तरह का कुछ इंडस्ट्रीज में होता है। उसने एयरक्राफ्ट की एग्जाम्पल दी थी कि एयरक्राफ्ट का इंटीरियर है जिसमें सीट्स हैं और गैलीज हैं, और हर कुछ टाइम बाद जो है वो एयरक्राफ्ट की ये चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ती हैं। मेन एयरक्राफ्ट की जो बॉडी है वो चलती रहती है, तो आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर और नई सीट्स जो इंस्टॉल करी हैं उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर छोटे मोटे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं तो उसको आप एक्सपेंस आउट करोगे, एसेट की कॉस्ट का, एसेट की वैल्यू का हिस्सा नहीं बनाओगे। A condition of continuing to operate an item of property, plant and equipment, for example, an aircraft may be performing regular major inspection for faults regardless of whether parts of the item are replaced. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कुछ एसेट्स को इस्तेमाल करने की ये कंडीशन हो सकती है कि उसकी रेगुलरली जो है ना वो रिपेयर मेंटेनेंस होगी या रेगुलर इंस्पेक्शन होगी। जिस तरह से एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, तो हर 5 साल, 3 साल, 2 साल या हर फ्लाइट के शुरू में उनकी इंस्पेक्शन की जाती है कि भाई क्या वो फिट टू ट्रैवल है भी या नहीं। When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. अच्छा, बार बार ये लिख रहा है कि recognition criteria satisfy होने चाहिए, ये जो हमने शुरू में पढ़े थे वो थे, यानी कि सारी कंडीशन मीट हो रही हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह का मेजर आप इंस्पेक्शन करवा रहे हो तो उसके खर्चे को भी कैपिटलाइज कर सकते हो। वापस से पढ़ते हैं। A condition of continuing to operate an item of property, plant and equipment may be performing regular major inspection for faults regardless of whether parts of the item are replaced. When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. ये अगर कंडीशन हो ऐसी कि भाई उस चीज को, उस प्लेन को, उस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को चलाने के लिए करना ही पड़ेगा तो उसको ऐड करोगे। Any remaining carrying amount of the cost of the previous inspection as distinct from physical parts is de-recognized. यानी कि अब इंस्पेक्शन का भी एक मेजर खर्चा था जो आपने किया है, तो जिस तरह से ये इंजन वाली एग्जांपल दी, इसी तरह से नया इंजन ऐड होगा और पुराने इंजन की वैल्यू माइनस होगी। अब सर ये इंस्पेक्शन के लिए मैं क्या कोई खर्चा पे करूंगा? हाँ, लेबर वगैरह को जो खर्चा पे कर रहे होगे उसकी बात हो रही है। और ये जो डी रिकॉग्नाइज हो रहा है अमाउंट, ये पैरा 67 से 72 जब हम डील करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लो कि भाई नई मेजर चीज को ऐड और पिछली मेजर चीज की कैरिंग अमाउंट को माइनस करना है कैसे, सवाल जब हम करेंगे तो उस पर देखेंगे। This occurs regardless of whether the cost of the previous inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. If necessary, the estimated cost of a future similar inspection may be used as an indication of what the cost of the existing inspection component was when the item was acquired or constructed. इस चीज को अभी हम इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पैरा नंबर 12, 13 और 14 की थीम ये है कि भाई सब्सिक्वेंटली अगर आपने एक चीज रिकॉग्नाइज कर ली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसके सब्सिक्वेंट उससे रिलेवेंट जो खर्चे होंगे उनका क्या करोगे? अगर कोई डे टू डे एक्सपेंसेस है, छोटे मोटे खर्चे हैं, गाड़ी खरीदी है और उसकी कोई जो है वो मेंटेनेंस है, सफाई है, पेट्रोल डालना है, वो एक्सपेंसेस में एक्सपेंस आउट होगा। अगर कोई मेजर खर्चा है जो 5 साल 10 साल में एक बार होता है, वैल्यू ज्यादा होती है और उसकी वजह से एसेट की जिंदगी इंक्रीज होती है या एसेट को चलाने के लिए वो जरूरी है, तो उसको एज अ कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे और उसकी जगह जो पिछला कॉम्पोनेंट निकलेगा
उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे। इस चीज को अपने दिमाग में रखना, पास पेपर्स में हम इस तरह के केसेस करेंगे। थैंक यू।